जैन प्यारे बच्चे, आपको पता है कि जो भी बच्चे हमारे 2027 में इंटर का परीक्षा का एग्ज़ाम देने वाले हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं, तो बायोलॉजी तो पढ़ना बहुत अनिवार्य है। और बायोलॉजी पढ़ना अनिवार्य है तो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर आप यहाँ पे देख रहे होगा, बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जीवों में जन्म, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके पूरे बायोलॉजी का बेसिक चैप्टर है। यहाँ से आपके परीक्षा में प्यारे बच्चे 5 नंबर का सवाल भी बनता है, 2 नंबर का सवाल भी बनता है और ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनता है। ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ाएंगे, पूरे चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से इस चैप्टर में जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, वो बात करेंगे जनन के बारे में, ठीक है ना। जनन के बारे में सारा से देखेंगे। उसके बाद आपको पता है कि जनन के 2 प्रकार हैं, अलैंगिक और लैंगिक। हम लोग इसके बारे में पूरे विस्तार से देखेंगे। उसके बाद अलैंगिक जनन के कितने प्रकार हैं, उस पूरे प्रकार का पूरा विस्तृत अध्ययन स्पेशली आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चे हम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, आप सभी को एक बार वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है जीवन अवधि, जिसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। कभी बोलते हैं लाइफ स्पैन, एम होगा, ठीक है ना, लाइफ स्पैन कहते हैं। इसी जीवन अवधि को बोला जाता है क्या, जीवन चक्र, इसी को बोलेगा जीवन चक्र, इसी को बोला जाता है। अब आपसे पूछेगा कि जीवन अवधि क्या है, तो जीवन अवधि मतलब क्या हुआ, लाइफ स्पैन, इसी को बोलेगा लाइफ पीरियड भी बोलेगा। जैसे आपको पता है कि जब आप स्कूल में जाते हो, कहाँ जाते हो, जब आप स्कूलों में जाते हो या कोचिंग में जाते हो तो वहाँ एक अवधि होता है। स्कूलों का अवधि क्या होता है कि 10 बजे से 4 बजे लिए आपको पढ़ाया जाएगा। कोचिंग का अवधि क्या है कि अगर आप 6 बजे जाते हैं तो 8 बजे लिए आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसका अवधि एक निश्चित है। उसी प्रकार इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी का जीवन अवधि निश्चित है कि कोई जीव अधिकतम कितने वर्षों तक जी सकता है, इसका वैज्ञानिक मापदंड बनाया गया है। और वैज्ञानिक मापदंड की दृष्टि से हम आपको पढ़ाएंगे कि जीवन अवधि क्या होता है, किस जीव का जीवन अवधि कितने दिनों का है। यहाँ से आपके पेपर में सवाल बनता है, ऑब्जेक्टिव भी सवाल बनता है। तो जीवन अवधि किसको बोलेंगे कि कोई भी जीव इस पृथ्वी पर जन्म लिया, उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक, यानी जब अपने मन से मृत्यु ना हो, यानी कहने का मतलब अपने मन समझता है ना कि जब भगवान चाहे, जब आपका उम्र हो जाए, आप एक अवस्था आपका हो जाए, तब आपका मृत्यु हो, तो उसको बोलते हैं जीवन अवधि। यानी किसी भी जीव का जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को जीवन अवधि कहा जाता है। यहाँ पे लिखे हैं जीवों के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। जीवों में जीवन अवधि के उदाहरण कुछ निम्नलिखित है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ जीवों का अधिकतम जीवन अवधि कितना दिन का हो सकता है। आप देखो यहाँ पे हाथी है, हाथी का जो जीवन अवधि है 47 वर्ष है। ऊँट का जीवन अवधि देखो 20 वर्ष है। गधा का देखो 16 वर्ष है। घोड़ा का 27 वर्ष है। गाय का 18 वर्ष है। भैंस का 20 वर्ष है। बकरी का 17 वर्ष जीवन अवधि है। ये सब जीवों का जीवन अवधि है। बाघ का देख सकते हो 19 वर्ष है। 14 वर्ष किसका है, तो सुअर का है। कुत्ता का 16 वर्ष है। कछुआ का देखो 150 से 200 वर्ष और कबूतर का देखो 35 वर्ष। इसके अलावा भी प्यारे बच्चे आपको पता है मनुष्य का, आपको पता है ना मनुष्य का, तो बोलो मनुष्य का जीवन अवधि कितने वर्षों का है, तो आपको पता है लगभग 60 वर्षों का है। क्या वर्षों का है, 60 वर्षों का जीवन अवधि मनुष्य का है। आपसे तितली का पूछेगा, किसके पूछेगा, तितली का पूछेगा, तो बोलेंगे 1 से 2 सप्ताह। कभी बोलेंगे 1 से 2 सप्ताह। अब मच्छर के तो मालूम है आपको, आप कविता भी पढ़े होइएगा कि जब हम लोग सोए रहते हैं उस समय कितने मच्छर जन्म लेते हैं और कितने मच्छर मर जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहाँ से एक सवाल ये पूछ सकता है कि सबसे अधिक जीवन अवधि किसका होता है। ये सवाल बहुत पुराना है कि सबसे अधिक जीवन अवधि किसका होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, सबसे अधिक जीवन अवधि अगर पूछेगा और ऑप्शन में आपका कछुआ होगा तो कछुआ महाराज को जरूर लगाइएगा। तोता का भी होता है, ठीक है ना, तोता का भी लमसम जो है 140 वर्ष जीवन अवधि माना जाता है तोता का। इसीलिए पहले के राजा महाराजा हमारे क्या पोसते, तोता पोसते थे, ताकि हम जिस तरीके से अपने देश को संभाल रहे हैं, क्योंकि तोता सब पे निगरानी करता था। और उसके बेटे जब राजकुमार बनते थे, उनके चले जाने के बाद तो तोता उसको गाइड करता था कि ये डिसीजन सही है या ये डिसीजन गलत है। तो इस तरीके से आप जीवन अवधि समझ गए होइएगा, ठीक है ना। अगर आप जीवन अवधि समझ गए तो हम लोग अब चलते हैं कहाँ, जनन पे। कहाँ चलते हैं, जनन पे। हम लोग जनन को समझेंगे कि जनन क्या है। तो आप देख सकते हो जनन एक क्रिया है।
जनन जो है एक जीवों में होने वाली प्यारे बच्चे एक जैविक क्रिया है। और जब तक जनन नहीं होगा, जनन मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है री प्लस में प्रोडक्शन। क्या होता है, री प्लस में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। री मतलब होता है पुनः, क्या होता है, पुनः। प्रोडक्शन मतलब जन्म, पुनः मतलब क्या, पुनः जन्म। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चे कि जनन क्रिया में क्या होता है ना, कि कोई जीव अपने जैसे संतान को जन्म देता है। अगर हम लोग मनुष्य हैं तो मनुष्य जाति को जन्म देंगे, अगर कोई गाय है तो गाय जाति को जन्म देगा, कीड़े मकोड़े हैं तो कीड़े मकोड़े अपने जाति को जन्म देगा। तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी के सभी जीव जनन करते हैं, क्योंकि जब तक जनन नहीं करेंगे उसका जाति कायम नहीं रहेगा। अगर मनुष्य जनन करना छोड़ दे तो एक समय के बाद मनुष्य जाति खतरे में पड़ जाएगा। कोई भी जाति हो, कोई भी जीव हो, अगर जनन करना छोड़ देगा तो कुछ समय के बाद उसका जाति खतरे में पड़ जाएगा। तो जनन से क्या होता है, जाति का अस्तित्व कायम रहता है। उसके बाद उसके जनसंख्या में वृद्धि होता है। जैसे आप मान लीजिए कि हमारे माता पिता को आप देख लीजिए ना, हमारे दादा पे लेकर चलिए, मान लीजिए आपका दादा, दादा के बेटे हुए, बेटा के बेटा हम लोग हुए, हम लोगों का बेटा फिर निकलेगा, तो क्या हो रहा है, हमारे जनसंख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। सीधा सी बात है, वृद्धि हो रहा है ना। तो जनन से क्या होता है, जीवों की जनसंख्या में वृद्धि होता है, उनके जाति का अस्तित्व कायम रहता है। समझ में आया ना। तो ये सब जनन का फायदा है। और जनन में क्या करता है, जीव अपने जैसे संतान को जन्म देता है। एक बात और है कि जनन करने से क्या होता है, जीवों में बढ़िया किस्म का जीव उत्पन्न होता है। पहले के हमारे पूर्वज देख लीजिए और अभी के हम लोग देख लीजिए, पहले के पूर्वजों में और हम लोगों में बनावट में भी चेंजिंग है, गुण में भी चेंजिंग है, सोचने का तरीका में भी चेंजिंग है। तो विविधता उत्पन्न होता है कथी से, जनन से, ठीक है ना। और जनन से एक और फायदा क्या होता है कि जो आनुवांशिक गुण होता है, माता पिता का जो गुण होता है, वो माता पिता से हमारे अपने या आने वाले पीढ़ियों में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। तो ये सब क्या है, हमारा जनन है। अब देखो यहाँ पे जनन आपको लिखा हुए हैं कि जनन क्या है, तो देखो क्या लिखा है, यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, यानी जनन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने ही समान नए संतति को जन्म देता है। सीधा सी बात है, सीधा सी सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो क्या कि जनन एक क्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतान को जन्म देता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता, यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता और प्रजातियों के अस्तित्व यानी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या है, अनिवार्य है। यहाँ पे कुछ पॉइंट भी आपको दे दिए हैं कि जनन के महत्व बताओ क्या है। तो क्या है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। कहने का मतलब क्या है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन का जो गुण है ना उसको अंतराश्रित करेगा, मतलब अनुवांशिक गुण को स्थानांतरित करेगा। दूसरा क्या है, यह किसी भी स्पीसीज की जनसंख्या बढ़ाने का मुख्य साधन है। पहले बताया आपको कि जनन से क्या होता है, जीवों के जनसंख्या में वृद्धि होता है। और तीसरा क्या है, जनन के माध्यम से जीवों में नए गुण विकसित होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जितना जनन पीढ़ी हमारा बढ़ेगा ना उतने नए नए जीवों का यानी सोचने का तरीका वाले जीवों का, स्मार्ट जीवों का कथी होगा, जन्म होगा। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया जनन। अब चलते हैं जनन के प्रकार। तो प्यारे बच्चे आपको पता है कि जनन के दो प्रकार हैं, ठीक है ना। जनन के दो प्रकार हैं, पहला में है अलैंगिक जनन और दूसरा में है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, अन रिप्रोडक्शन या अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंग्रेजी में कहते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में अंग्रेजी भी याद रखना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक को क्या बोलेंगे, सेक्सुअल, कथी बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, सीधा सी बात है। अब सीधा से याद रखोगे कि अलैंगिक जनन में कोई एक जीव भाग लेगा, यानी एकल जनक द्वारा नए जीव का उत्पत्ति होगा। सीधा सी बात है। अलैंगिक जनन में क्या होगा, एकल जनक द्वारा नए जीव का उत्पत्ति होगा। और लैंगिक में क्या होगा, इस लैंगिक में दो जनक द्वारा जीवों का उत्पत्ति होगा। इसमें दो जनक होगा और दोनों जनक जो है विपरीत लिंग वाला होगा। कौन लिंग वाला होगा, विपरीत लिंग वाला दोनों जनक होगा, ठीक है ना। और इसमें अलैंगिक में क्या होता है कि अलैंगिक में एकल जनक भाग लेगा। कौन जनक, अलैंगिक में जो है एकल जनक हमारा भाग लेगा, मात्र एकल जनक, ठीक है ना। लेकिन लैंगिक में क्या होगा, दो जनक भाग लेगा और दोनों जनक विपरीत लिंग वाला होगा। सीधा सी बात है, बात समझ में आ गया ना। लेकिन इसमें जो जीव होगा ना अलैंगिक में, इनमें जो जीव जन्म लेगा ना एकदम सेम टू सेम हूबहू अपने जनक के समान होगा। अगर तुमको सब लिखा मिलेगा, सेम टू सेम अपने जनक के समान होता है, इसीलिए उसे क्लोन कहा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्या बोलते हैं, क्लोन कहा जाता है। और क्लोन को ही एक पुंजक कहते हैं। क्लियर। लेकिन इसमें जो जीव जन्म लेगा ना हूबहू अपने जनक के समान नहीं होता है। अंतर भी तुम्हारे एग्जाम
एग्जाम में आता है। जो अलैंगिक जनन होगा ना, इसमें इसके जीवों का जीवन अवधि कम दिनों का होगा। इनमें जो जीव होगा ना वो बहुत कम दिन जिएगा, लेकिन एक और जो जीव होगा ना वो ज़्यादा दिन जिएगा, ठीक है ना। इसमें निषेचन का क्रिया नहीं होगा, लेकिन इसमें निषेचन का क्रिया होता है। बात समझ में आया ना। इसमें निषेचन क्रिया नहीं होगा, लेकिन इसमें निषेचन का क्रिया होता है। बात समझ में आया ना। चलिए आगे सब आपको लिखा मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है अलैंगिक जनन क्या है। तो लिखा है कि जब संतान एक जनक द्वारा उत्पन्न हो, अभी ने बताया कि जब एक जनक द्वारा संतान उत्पन्न होगा तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पे लिखा है चाहे वो युग्मक निर्माण के साथ हो या उसके बिना, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो आप इसको इतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो कि अलैंगिक जनन क्या है। तो अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें एकल जनक से नए जीव का उत्पत्ति होता है, सीधा सी बात है। और आप जैसे में क्या याद रखोगे, तो आप जैसे में याद रखोगे अमीबा, याद रखिएगा जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ अनेक पौधे एवं जंतुओं में होता है। बहुत कुछ है, इस सब में हमारा क्या होता है, तो अलैंगिक जनन होता है। अब अगला आपका क्या है, अलैंगिक जनन के गुण। अभी हम बताएं गुण कि अलैंगिक जनन में क्या लगा, एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ये गुण उसका हो गया कि अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेते हैं, ये इसका गुण हो गया। दूसरा, इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता, सीधा सी बात है, इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है। तीसरा, इसमें निषेचन की क्रिया भी नहीं होगा। और चौथा, इसमें उत्पन्न होने वाले संतान एकदम अपने जनक जैसे होते हैं, इसीलिए इन्हें कलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कलोन कहते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, एक पुंजक कहते हैं। बात समझ में आ गया ना, बात समझ में आ गया। एक और अंतर बना सकते हो, इसमें उत्पन्न जीवों का जीवन अवधि, जीवों का जो जीवन अवधि होगा ना वो कम दिनों का होगा, ठीक है ना। जीवों का जीवन अवधि कम दिनों का होगा, ठीक है ना। जीवन अवधि कम दिनों का होता है, ठीक है ना, कम दिनों का होता है। ये लोग जो जीव होगा ये सब बहुत कम दिन जिएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका गुण हो गया। अब चलते हैं क्या, लैंगिक जनन। देखो लैंगिक जनन क्या है, तो बस उल्टा लिख देंगे। जब दो विपरीत लिंग, अभी ने बताया जब दो विपरीत लिंग, मतलब इसमें दो को जनक भाग लेगा और दोनों के दोनों विपरीत लिंग वाला होगा, एक नर होगा तो एक मादा होगा। वही बात लिखा है कि जब दो विपरीत लिंगी माता पिता प्रजनन में भाग लेते हैं और मादा युग्मकों के संलयन होता है तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन किस में होता है प्यारे बच्चे, तो आपको याद रखना है, मनुष्य में हो गया, मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। गायों में होता है, बिल्ली में होता है, ठीक है ना, बिल्ली में होता है, कुत्ता में होता है, ठीक है ना, कुत्ता में होता है, चमगादड़ में होता है, ठीक है ना, चमगादड़ में होता है। इस सभी में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। अब अगला क्वेश्चन है कलोन। एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि कलोन क्या है, कलोन क्या है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों को कलोन क्यों कहते हैं। एक सवाल आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या जवाब दोगे कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जो परस्पर अपने जनक से अकारकी एवं आनुवांशिक रूप से समानता रखता है। मतलब अभी ने बताया कि जब अलैंगिक जनन में कोई जीव उत्पन्न होगा तो वो हूबहू अपने जनक के समान होगा, हूबहू सेम टू सेम अपने जनक के समान होगा। तो वही लिखा है जो परस्पर अपने जनक से आकारकी एवं आनुवांशिक रूप से समानता रखती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कलोन कहा जाता है। जैसे आप क्या रख सकते हैं और क्या कि अलैंगिक जनन प्रायः सरल प्रकार के एक केंद्रीय जीव तथा अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। कहने का मतलब कि निम्न श्रेणी मतलब छोटे जीवों में। हम लोग जैसे में ही पढ़े हैं कि अलैंगिक जनन किस में होता है, तो सर अलैंगिक जनन अमीबा में होता है, जीवाणु में होता है, कवक में होता है। तो ये सब छोटे जीव है, निम्न श्रेणी के जीव है। तो निम्न श्रेणी के जीवों में ही क्या होता है, अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो अगर आपसे पूछेगा कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न जीव को कलोन क्यों कहते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा अलैंगिक जनन में उत्पन्न जीव को कलोन कहते हैं क्योंकि इसमें उत्पन्न जीव हूबहू आकारकी और आनुवांशिक गुण में अपने जनक के समान होते हैं। बस सीधा सी बात है, आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। और ये 5 नंबर में सवाल बहुत ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब जो भी हम अलैंगिक और लैंगिक में पढ़े हैं ना उसी को अंतर बना देंगे। तो पहला क्या है अलैंगिक में, इसमें जीव अकेला ही वंश वृद्धि करता है, मतलब इसमें एक जनक भाग लेता है। इसमें नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर। इसमें क्या है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है। सीधा अंतर बना दिया। इसके बाद इसमें उत्पन्न संतान नए गुण उत्पन्न नहीं करता, एकदम नया गुण नहीं रहेगा, सेम टू सेम अपने जनक के समान रहेगा। लेकिन इसमें उत्पन्न संतान नया गुण पैदा करेगा, ठीक है।
यह जनन निम्न श्रेणी के पौधों में होता है और यह जनन उच्च श्रेणी के पौधों में होता है। बात समझ में आया ना, पौधा भी ले सकते हैं, इसको जीव कहना चाहिए था, ठीक है ना। यह जनन निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, अब जीवों लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। जीवों में होता है, यह जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। क्लियर हो गया, उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। इनमें बीजों की आवश्यकता नहीं होती है, इनमें बीजों की आवश्यकता होती है। यह प्रायः पैतृक पादप जनन उपरांत अदृश्य होता है और यह पैतृक पादप जनन उपरांत संतान के रूप में जीवित रहता है, ठीक है ना। तो इतना बात आप लोग याद रखोगे और लिख दोगे तो आपको 5 नंबर प्यारे बच्चे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका लैंगिक अलैंगिक में अंतर। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव पेपर में भर भर के पूछता है, ये आप देख रहे होंगे और ये आप देख कर समझ रहे होंगे, एकदम पेपर में भर भर के ऑब्जेक्टिव पूछता है। यहाँ से अलैंगिक जनन के विधियाँ, इसी सब का इंतजार था आप सभी को। अलैंगिक जनन की विधियाँ देख लो कितने सारे हैं। पहला में है विखंडन, क्या है विखंडन, मुकुलन, विखंडी जनन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन, उसके बाद कायिक प्रबंधन। यहाँ से तो एगो 2 नंबरी फिक्स आपके एग्जाम में आएगा। अभी सब में से कौन एगो 2 नंबरी पूछेगा, या तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर संभावना होगा मुकुलन पूछे, नहीं तो कायिक प्रबंधन पूछे, ठीक है, ज़्यादा संभावना होता है। तो आपसे ये 2 नंबर में यहाँ से एगो पूछेगा और ऑब्जेक्टिव यहाँ से फिक्स है कि 2 से 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपके पेपर में आएगा। अब चलो सभी टॉपिक को हम लोग बारी बारी से समझते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं, फिर चलेंगे तो आपको सब लिखा मिलेगा। विखंडन क्या है, विखंडन को बोलते हैं फिजन। क्या बोलते हैं, विखंडन, नाम निकला विखंडन, यानी विखंडन में कोई जीव क्या होगा ना, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा, सीधा सी बात है, ठीक है ना। विखंडन में क्या होगा, इसमें कोई जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा। ये भी 2 प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। तो द्विखंडन में 2 भागों में टूटेगा और बहुखंडन में 2 से अधिक भागों में टूटेगा। क्लियर हो गया। अब देखो अगला है मुकुलन, बर्डिंग। क्या बोलेंगे, मुकुलन मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबरी चैप्टर है, 2 नंबरी क्वेश्चन। मुकुलन क्या है, तो क्या बोलेंगे कि मुकुलन में क्या होता है कि इसमें जीवों के शरीर पर एक उभरी हुई संरचना निकल आती है, एकदम औरी लेखा, ठीक है ना। किसी जीव के ऊपर एक उभरी हुई संरचना निकल आएगा जिसे मुकुल कहते हैं, और वो मुकुल क्या करेगा ना, शरीर से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन कहते हैं। इसके बाद क्या है, विखंडी जनन, इसी को बोलते हैं खंडी भवन। क्या बोलते हैं, खंडी भवन बोलते हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे कि इसमें जो जीव हमारा होगा ना, उसका शरीर कई भागों में टूट जाएगा, ठीक है ना, कई भागों में टूट जाएगा और टूटे हुए भाग से क्या हो जाएगा, नए जीव का निर्माण कर देगा। अब क्या है, पुनरुद्भवन। इसमें क्या होगा, किसी जीव का शरीर किसी कारणवश कई टुकड़ों में टूट जाएगा और फिर टूटा हुआ भाग एक नया जीव का निर्माण करेगा, तो उससे क्या बोलेंगे, पुनरुद्भवन। अगला क्या है, बीजाणु जनन। नाम से ही क्लियर है कि बीजाणु जनन में क्या होगा कि इसमें बीज से नए जीव का उत्पत्ति होगा, सीधा सी बात है, बीज से नए जीव का उत्पत्ति होगा। और हमारा अगला क्या है, कायिक प्रबंधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कायिक प्रबंधन में क्या बोलेंगे कि इसमें जीव पौधे के कायिक भागों से, ये पौधे पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, पौधे के कायिक भागों से। और पौधा के कायिक भाग आप याद रखोगे क्या, आप याद रखोगे जड़, ठीक है ना, तना और पत्ती। तो जड़ तना पत्ती से नया पौधा बन जाएगा, इसे बोलते हैं कायिक प्रबंधन। इतना बात आपको समझ में आ गया। चलो अब देखो, तुमको सब लिखा हुआ मिलेगा। पहला हमारा क्या लिखा है, विखंडन। विखंडन क्या है, तो क्या बोलेंगे कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एकल जनक, क्या बोले हैं, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एकल जनक 2 या 2 से अधिक संततियों में विभाजित हो जाता है और नए जीव का निर्माण करता है, उससे विखंडन कहते हैं। ये बात मैं आपको समझाए थे। अब यहाँ पे देखो, इसमें जनक जीव को 2 समान संतति जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा बांटा जाता है। आप जैसे में याद रखोगे, क्या विखंडन में याद रखेंगे, अमीबा। क्या याद रखोगे, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है ना। अमीबा और पैरामीशियम जो हमारा है विखंडन का एग्जाम्पल है। विखंडन के 2 प्रकार है, विखंडन के 2 प्रकार है, द्विखंडन और अगला कौन है, बहुखंडन। तो नाम से ही क्लियर है कि जब जीवों का शरीर 2 भागों में टूट जाएगा, कितने भागों में, 2 समान भागों में टूट जाएगा और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करेगा, तो उससे द्विखंडन बोलेंगे। और बहुखंडन में क्या बोलेंगे कि जीवों का शरीर 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा और सभी भाग नए जीव का निर्माण करेगा, ठीक है ना। आप बहुखंडन में याद रखिए क्या, मादा एनोफिलीज मच्छर का वाहक कौन है, प्लाज्मोडियम। कौन है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। प्लाज्मोडियम
प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो आपका है ये हमारा एग्जाम्पल है बहुखंडन का, ठीक है ना। और ये कहाँ होता है, तब मलेरिया रोग वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर में ये पाया जाता है। और आप विखंडन में क्या याद रखोगे, विखंडन में अमीबा याद रखोगे, ठीक है ना, अमीबा याद रखोगे, पैरामीशियम याद रखोगे विखंडन में, ठीक है ना, अमीबा पैरामीशियम याद रखोगे, यूग्लिना भी इसमें आ जाता है, ठीक है ना, तो आप यूग्लिना भी याद रख सकते हैं। आगे आपको सब लिखा मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है द्विविखंडन क्या है। द्विविखंडन क्या है, तब क्या बोलेंगे कि यह एक प्रकार के अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें एक जनक कोशिका विभाजित होकर दो समान संतति कोशिकाएं बनाती है, मतलब दो भागों में बढ़ जाती है। बहुत सारी एक कोशिकीय जीव द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु आप याद रखेंगे, ठीक है। और अगला है बहुविखंडन। इसमें क्या बोलेंगे कि यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक अकेला जनक कोशिका विभाजित होकर दो से अधिक संतति कोशिकाएं बनाती है। यह कई एक कोशिकीय जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, यह भी याद रखिएगा। यह एक जटिल प्रक्रिया है जहां पहले कोशिका का केंद्र कई बार विभाजित होता है और फिर कोशिका द्रव्य विभाजित होकर केंद्र को घेर लेता है। और जैसे में आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम, इन्हें बताएं प्लाज्मोडियम याद रखना है, जो किसमें होता है, तब मलेरिया रोग के जो वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर, उसी में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पाया जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं मुकुलन में। तो मुकुलन में क्या पता है कि मुकुलन में कोई जीव होगा, मुकुलन में कोई जीव होगा जिसके शरीर पर एक उभरी हुई संरचना निकल आएगा जिसे मुकुल कहेंगे। और वो मुकुल क्या होगा ना, उसके शरीर से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे लिखा है मुकुलन में क्या कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव में असमान विभाजन से कलिका का निर्माण होता है। कलिका मतलब मुकुल का, ठीक है ना, कलिका का निर्माण होता है तथा पैतृक जीव से पोषण प्राप्त कर वृद्धि करती है और तथा पैतृक से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। यही बात ने बताया उसे इसी वीडियो क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। जैसे में क्या रखना है, ईस्ट और हाइड्रा, ठीक है ना, ईस्ट और हाइड्रा। आप इसमें ये बोल सकते हैं कि मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जीवों के शरीर पर एक उभरी हुई संरचना निकल आती है, इसे मुकुल कहते हैं। और मुकुल पोषण प्राप्त करके अपने जीव से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है जिसे मुकुलन कहते हैं, जिस क्रिया को मुकुलन कहते हैं, जैसे में ईस्ट और हाइड्रा। अगला हमारा खंडी भवन क्या है, क्या है खंडी भवन क्या है, तो क्या बोलेंगे कि जब कोई बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होकर अपने शरीर को खंडों में विभाजित कर लेता है और प्रत्येक जीव का निर्माण करता है और जीव का कथी करेगा, निर्माण करता है, तो ऐसे जनन को विखंडी जनन कहते हैं। जैसे हम क्या रखेंगे, स्पाइरोगाइरा यूरोथ्रिक्स याद रखेंगे, स्पाइरोगाइरा यूरोथ्रिक्स आप याद रखेंगे। अगला है पुनरुद्भवन। हम क्या बताएं कि जीवों के शरीर के किसी भाग के अलग या क्षतिग्रस्त हो जाने पर, ठीक है ना, जीव का कोई शरीर किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गया, टूट फूट गया, तो प्रत्येक टूटे फूटे भागों से क्या होगा, पुनः उस भाग का उत्पन्न हो जाएगा, यानी एक नया जीव बना देगा, जिसे क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे याद रखना क्या, प्लेनेरिया और हाइड्रा, ठीक है ना, प्लेनेरिया और हाइड्रा। अगला हमारा है बीजाणु जनन, या इसी को बोलेगा बीजाणु। तो क्या बोलेंगे कि एक कोशिकीय एक केंद्रीय गोलाकार संरचना जो प्रायः शैवालों और कवकों, शैवालों होगा, ठीक है ना, शैवालों और कवकों में पाई जाती है, उसे बीजाणु या स्पोर कहते हैं। और जब बीजाणु से नए जीव का उत्पत्ति होगा तो उसे बीजाणु जनन कहेंगे। जैसे में क्या याद रखेंगे, कवक, शैवाल और जीवाणु, ठीक है ना, कवक, शैवाल और जीवाणु। अगला हमारा है कायिक प्रबंधन। क्या है, कायिक प्रबंधन। और कायिक प्रबंधन में क्या बताया है कि मान लीजिए कोई हमारा पौधा है, कोई हमारा कथी है, कोई हमारा बुआ कथी है, ये पौधा है, ठीक है ना, ये हमारा कथी है, पौधा है, ये हमारा कथी है, पौधा है, ये हमारा पत्ती है, ठीक है ना, ये हमारा पौधा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कायिक प्रबंधन में कि कायिक प्रबंधन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें पौधे के कायिक भागों से, ठीक है ना, जिसमें पौधे के कौन भागों से, कायिक भागों से। और कायिक भाग कौन कौन है, तो याद रखें क्या, जड़, तना और पत्ती, ठीक है ना, ये कायिक भागों हैं। इस सभी से नए जीव का उत्पत्ति होता है। तना से भी नया जीव बन सकता है, पत्ती से भी, तना से भी और जड़ से भी। जब ये तीनों से नया जीव का उत्पत्ति होने लगेगा तो उसी क्रिया को बोलते हैं, कायिक प्रबंधन बोलते हैं। और यह आधुनिक तरीके से उत्पादन, फसलों के उत्पादन में बहुत बड़ा इसका योगदान है, ठीक है ना।
आप कुछ ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है क्या, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कंद द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होता है, कंद द्वारा, तो आप कहिएगा आलू में, ठीक है ना, याद रखेंगे। बहुत बारी ऑब्जेक्टिव सब आया है कि कंद द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होगा, तो आलू में, कंद को ही बोलेंगे ट्यूबर। कहेगा प्रकंड द्वारा मतलब राइजोम द्वारा, बहुत बार सवाल बना है, राइजोम द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होगा, तो कहेंगे क्या, अदरक, हल्दी और केला में, याद रखेंगे। अदरक, हल्दी और केला में प्रकंद द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, यानी राइजोम द्वारा। कभी कभी प्रकंद ऑप्शन में न रहेगा, राइजोम ऑप्शन में रहेगा, तो आप लोग पक्का इसको याद रखिएगा, और ये सवाल में बहुत बार आया है। फिर कहेगा घन कंद द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होगा, तो बोलेंगे अरबी में और जमी कंद में, ठीक है ना, अरबी और जमी कंद में जो है घन कंद द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, घन कंद, घन कंद। सल के कंद कहेगा, यानी बल्ब द्वारा कायिक प्रबंधन कभी बोलेंगे प्याज और लहसुन में, ठीक है ना। सल के कंद, इसी में ना सल्क होता है, तो सल के कंद द्वारा कायिक प्रबंधन प्याज और लहसुन में होता है। इसके अलावा याद रखेंगे ऊपरी भू स्तरिका द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होगा, तो कहेंगे दूब घास में होगा, ठीक है। और अंतः भू स्तरीय द्वारा बोलेंगे पुदीना में होगा, और भू स्तरीय द्वारा बोलेंगे तो बोलेंगे स्ट्रॉबेरी में होगा, और भू स्तरिका द्वारा कहेगा तो बोलेंगे जलकुंभी में होगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। भू स्तरिका द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होगा, ऑफसेट द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होगा, तो जलकुंभी में। भू स्तरीय द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होगा, तो स्ट्रॉबेरी में। अंतः भू स्तरीय द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होगा, तो पुदीना में होगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक और याद रखेंगे, पत्ती द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होगा, पत्ती द्वारा कायिक प्रबंधन कभी बोलेंगे ब्रायोफिलम में बोलेंगे, याद रखेंगे क्या, ब्रायोफिलम, याद रखेंगे ब्रायोफिलम। एक बोलते हैं क्या, पत्थर चट्टा, कथी बोलते हैं, पत्थर चट्टा। एक और याद रखेगा केलेंचो, क्या याद रखेंगे, केलेंचो, केलेंचो, ठीक है ना। इस सभी में जो है कायिक प्रबंधन पत्ती द्वारा पाया जाता है। प्यारे बच्चे, तो जैसे हमने आपको बताया, हमने आपको क्या बताया कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग जनन पढ़ेंगे, तो पूरे विस्तार से आपको जनन पढ़ा दिए, जनन के प्रकार भी आपको पढ़ा दिए, इसके प्रकार कौन कौन है, और प्रकार का पूरा विधि भी पढ़ा दिए, अंतर भी पढ़ा दिए। तो जनन से संबंधित जितने क्वेश्चन बनने वाले थे आपसे, उस सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में प्यारे बच्चे हमने आपको करा दिया, ठीक है ना। इसके बाद का जो टॉपिक रह गया, इसके बाद का जो टॉपिक रह गया, इसके बाद का जो टॉपिक रह गया, उस टॉपिक को हम क्या करेंगे, दूसरे वीडियो में आपके लिए हम लेकर आएंगे, ठीक है ना। दूसरे वीडियो में आपके लिए लेकर हम आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।